अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा एआई वाली है और मैं टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 बैच 3 की स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल लाहौर कैंपस से। मेरी एजुकेशन जर्नी का स्टार्ट बीकॉम से हुआ और उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल भी ली ताकि मैं अपनी क्रिएटिविटी इनहेंस को और बेहतर कर सकूँ। उसके बाद मैंने रेहान अलावना सर को सुनने के बाद मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुई कि मैं अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करके और बिल्ड और ग्रोथ कर सकती हूँ। तो मैंने रेहान स्कूल लाहौर कैंपस को ज्वाइन किया है और आज मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है कि मेरे साथ सर जयप्रकाश सर ने मुझे टाइम दिया है अपने कीमती टाइम में से। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। You are welcome, Miss Aviva. Thank you very much for inviting me up for in your podcast show. कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू रेहान स्कूल सिस्टम। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले कहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन दें। ओके, सो मेरा नाम जयप्रकाश एजुकेशन वाला है और बेसिकली मैं हैदराबाद सिंध से बिलोंग करता हूँ एंड करंटली मैं कराची में रह रहा हूँ एज एन लीड। में रेहान इमरजेंसी को देख रहा हूँ, रेहान फाउंडेशन के साथ। और उससे पहले मैं ऑनलाइन एडमिशन जितनी होती थी इंटरनेशनली उसको लीड करता था एज एन एडमिशन मैनेजर। ठीक है सर, रेहान स्कूल के बारे में आपको मतलब कैसे पता चला और आप इसमें कैसे एंटर हुए? रेहान स्कूल के बारे में मुझे पता नहीं था। बेसिकली जो दोस्त एजुकेशन वाला हैं उनके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ। जब उन्होंने ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की थी तो आफ्टर मंथ फ्यू तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि आई नीड एन असिस्टेंट जो मुझे एडमिशन्स में हेल्प कर सके, तो आप मुझे क्या 2-4 घंटे दे सकते हैं? तो मैंने कहा ओके आई कैन, मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने उनके साथ उनको हेल्प करना स्टार्ट की और इसी तरह से मुझे रेहान स्कूल और रेहान अल्लाह के बारे में पता चला। और फिर ऑफिशियली 6 मई 2024 को मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किया एज एन एडमिशन असिस्टेंट। और उसके बाद फिर मैंने एज एन एडमिशन मैनेजर ऑनलाइन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के एडमिशन के ऊपर काम किया। ठीक है सर, आप आजकल के बच्चों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा तालीम देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में तालीम देना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे क्या चीज़ सीखें? देखें, हर बच्चे की एज मैटर करती है कि वो बच्चा किस एज पीरियड में गुजर रहा है। ठीक है, सबके लिए कॉमन चीज़ तो यही होती है कि पहले तो आपने ये जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ जो ख़ास चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को नीडेड होती है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, वो ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपकी नेटवर्किंग पावर अच्छी हो, आप सोशल मीडिया बेहतर इस्तेमाल कर सकें, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें वर्ल्ड वाइड। सोशल मीडिया इतना आसान और सस्ता तरीका है कि आप कहीं पे भी, कहीं से भी, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं ईज़िली और अपना ग्रो कर सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो सबसे मेन है बच्चों के लिए, बड़ा हो, बच्चा हो। और दूसरा, गोल फाइंड वो नहीं कर पाते तो फिलहाल वो कोई एक गोल रख लें और डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो एक्सप्लोर करे, तो उसको आइडिया होगा मुझे किस पे काम करना चाहिए, जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आए, थकान कम हो, उसको पकड़ के और जिससे 10 लोगों की हेल्प हो सके उस गोल को पकड़ लें, जिससे वो बाय प्रोडक्ट पैसा भी कमा ले और आगे ग्रो भी कर ले। अब जिस तरह से रेहान स्कूल में हमें एआई के ऊपर एजुकेशन दी जा रही है, तो आपकी नज़र में जो है ये दूसरी एजुकेशंस के साथ-साथ ऑनलाइन एजुकेशन का आना सबके लिए ज़रूरी है? दूसरी एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, आप कौन सी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रही हैं? जैसे कि हमारी एआई ट्रेडिशनल एजुकेशन भी ऑनलाइन दी जाती है। एआई एआई से रिलेटेड जो हमने मतलब यहाँ फाउंडेशन में काम शुरू किया हुआ है, स्किल्स से रिलेटेड, तो दूसरी ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ उस चीज़ का होना हमारे लिए मतलब कितने फीसद ज़रूरी है आगे फ्यूचर के लिए? 200% ज़रूरी है। मतलब कि ज़्यादा काम करना है आपने डबल स्पीड से। ठीक है, क्योंकि एआई इतना स्पीड में अपने आप को तब्दील कर रहा है, इतनी इतनी उसके अंदर अपडेट्स आ रही हैं, इतनी स्पीड के अंदर, तो आप सोच नहीं सकते। तो आपने बहुत स्पीड में एआई को अडॉप्ट करना है और एआई को अपना दोस्त बना लेना है। ठीक है, जो दोस्त आपके हर काम कर ले।
जो भी प्रॉब्लम है उसके पास जाना है। तो आपने बहुत स्पीड में उसके साथ दोस्ती रखनी है, कनेक्टेड रहना है, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो इन द वर्ल्ड जो कहा जा रहा है कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, तो ये गलत लाइन है मेरे हिसाब से। लाइन सही ये है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, जॉब वो आपकी वो ले लेंगे जो एआई को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, जी। तो एआई को चलाने वाला भी तो चाहिए ना। अगर एआई को चलाने वाला नहीं होगा तो एआई कैसे चलेगी? उसके ऊपर मॉनिटर करने वाला चाहिए। बोले सारा काम एआई कर रहा है, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके बग को फिक्स करने के लिए उस पर बंदे तो चाहिए ना, उस पर काम करने के लिए। वो कौन करेगा? मार्केटिंग तो एक सारा टूल करके दे रहा है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक टूल करके दे रहा है, लेकिन उससे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? उसको देखेगा कौन? या उसको किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी, किस तरह से मार्केटिंग करवानी, क्या करवानी, वो किस तरह से करवाएगा? तो उसके लिए भी बंदा चाहिए। तो आपने चीज़ें सीखनी है, पहले तो देखना है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको मैं इन द वर्ल्ड अपडेट किस तरह से आगे ले जा सकता हूँ। तो वो भी आपने नहीं सोचना, वो भी आपको चैटजीपीटी क्लाउड बता देंगे। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आना चाहिए, सवाल आना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और वर्ल्ड के हिसाब से 10 साल बाद उसको किस तरह ग्रो कर सकती हूँ, 5 साल बाद। बस सवाल, आपका जवाब आपको एआई दे देगा। तो आपने डे बाय डे अपने आप को अपडेट करना है, सीखते रहना है। मैंने कल ही एक लाइन बोली थी। वो लाइन ये थी कि सीखना तो एक ज़रिया है अपनी ज़िंदगी बदलने का, लेकिन बेसिकली जो है सिखाना एक ज़िम्मेदारी है दूसरों की ज़िंदगी रोशन करने का। रीज़न इसके एक रीज़न नहीं है, इसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर आप सीखते नहीं डेली बेसिस पे, तो क्या होता है कि आप ज़िंदा लाश हैं। ठीक है, क्योंकि आप वहीं स्टक हो गए ना, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे। दूसरा, आप सीख लेते हैं तो बहुत सारे लोग आगे सिखाते नहीं हैं, डरते हैं हमारी सीट चली जाएगी। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अगर आप सीख रहे हैं तो क्या होगा, आप सीख के उससे अपर वाली सीट पर चले जाएंगे, और वो जो सीट है आप छोड़ेंगे तो उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। आप सोच रहे मैं इसी सीट पर अटका रहा हूँ, सीखता रहा हूँ, इसी सीट अटका रहा हूँ, तो आपकी सीट वो भी चली जाएगी। आपने ये करना है कि उस सीट पर जो एलिजिबल बंदा है, कैपेबल बंदा है, वो ला करना है, और अपने आप को अपडेट कर उससे जो अपर वाली सीट है उस पर चले जाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये है कि सिखाना क्यों ज़रूरी है। उस सिखाने से भी हमारा ही फायदा है। ठीक है, उसका तो फायदा होगा ही होगा। कैसे फायदा होगा? मैंने मिसाल के तौर उसको कुछ भी सिखा दिया तो वो अप्लाई करेगा और सीखेगा। लेकिन जब हम खुद सीखते हैं तो एक फार्मूला है कि खुद सीखने से 15-20% इंसान समझ पाता है। ठीक है, लेकिन जब इंसान किसी और को सिखाता है तो 70 से 90% तक वो सीख जाता है। तो रेशियो देखें, 3 से 4 गुना बढ़ जाता है आपका उसको चीज़ के अंदर महारत हासिल करने का। तो ये भी ज़रूरी है। तो इस तरह से क्या करना है कि अपने आप को अपडेटेड रखना है, जो सीख रहे हैं, और जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीखते जाएं। अपने आप को एक फील्ड के अंदर पकड़ के उसको कर लें, उसके बाद जो है और उसको आगे बढ़ाते जाएं। आपने एक चीज़ सीख ली, आगे बढ़ा दी और सीख गए, उस तरह से आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा। क्योंकि आपने सीट छोड़नी है तो आपके पहले तो उस सीट को बिठाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना। आप एक स्कूल की मिसाल के तौर पे टीचर थी, ठीक है, अब आपने हेड टीचर बनना है, लेकिन आपकी जगह भी तो टीचर चाहिए ना। आपको अपने जैसा टीचर ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो आपकी सीट पे वो आ जाए, आप हेड टीचर की सीट पे चले जाएं। तो ये एक जी सर, चेन है ऐसे ही। जिससे आप ग्रो करती हैं, फिर हेड टीचर, वाइस प्रिंसिपल, इस तरह से। जी सर, आपने बिल्कुल जी। ठीक कहा है। आपने जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएं, तो उससे आपका एक तो एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है और किसी और को भी सीखने का मौका मिलता है। तो हम लोगों को दोनों साइड से सोचना चाहिए। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, उसका क्या बेनिफिट है? फिजिकल एजुकेशन से वो बेहतर है कि उससे कम है? ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन मस्ट है ना। ऑनलाइन की वजह से वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। पहले लोग सीखने के लिए 7 समुद्र पार जाते थे। फिजिकल हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती, हर किसी का बजट नहीं होता कि वो सीख सके फिजिकली। ठीक है, फिजिकली पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर आप मुफ्त में भी सीख सकते हैं। यूट्यूब से मुफ्त में भी कोशिश कर सकते हैं, मुफ्त में डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, फ्री के अंदर भी कर सकते हैं। कम बजट में आप ज़्यादा सीख सकते हैं और कम बजट में जल्दी सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन इज़ प्रीफरेबल ज़्यादा। ठीक है सर। और दूसरा, आजकल बच्चा हर टाइम टेक्नोलॉजी के साथ अपना टाइम मतलब
वेस्ट ही करा है, मतलब बच्चों के हाथों में बचपन से ही मोबाइल पकड़ाए हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को कैसे एक अच्छे वे में उनको यूज़ करवा सकें, ताकि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो कुछ अच्छे से अच्छा अपने आप के लिए सीख सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें? इसका आसान तरीका ये है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ठीक है, अब जी, यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, कार्टून देखते हैं। अगर बच्चा को आप बोलेंगे कि बेटा ये मत करो, ये सही नहीं है, ये करो वो करो, तो बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। बच्चा क्या बड़ा भी नहीं मानता, बच्चा कहाँ से मानेगा? क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी है, जिस चीज़ का मना किया जाता है वही चीज़ करता है। तो जी, हमें क्या करना होता है कि अगर बच्चे को हम बोलें कि आप जो गेम खेल रहे हो, आप ये गेम बना सकते हो, आप ये सीखो, आप अपनी गेम बनाने वाली सीख, जो आप खुद अपनी गेम बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, खुश हो जाएगा, वो अपनी गेम बनाएगा, दिखाएगा मैंने गेम बनाई, फिर दूसरों को भी सिखाएगा। उससे वो पॉजिटिव चीज़ पे चला गया। आपने उसको मना नहीं किया, लेकिन आपने उसको दूसरी चीज़ में एंगेज कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, खेल भी रहा है, सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है, वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है, जिस तरह से और इसी तरह से अगर कार्टून है, कोई वीडियोस है, बच्चे को बोलें आप अपना ग्राफिकल पोस्टर बना सकते हो, उनको बताएं कि आप विस्क से अपनी वीडियो बना सकते हो, तो वो उसको प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बच्चे को मज़ा आएगा उसके अंदर कि मैं खुद बना रहा हूँ। क्यों? इंसान के अंदर एक ईगो होती है, मानने या ना माने हर इंसान में ईगो होती है, थोड़ी या बहुत सब में होती है। ईगो 100% खत्म अगर मिसाल हो गई तो मतलब कि हमारे में कहते हैं मोक्ष आ गया आपके पास। तो वो बहुत मुश्किल है। वो वली वाला जो होते हैं ना, बड़े बड़े बाकायदा जिन्होंने दुनियादारी छोड़ी थी, उनके पास ही आता है ईगो खत्म हो जाए। आम इंसान में ईगो होती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती। तो ईगो अंदर से खुश होती है, बच्चा हो बड़ा हो, कि मैंने ये जो है ना, लव सही नहीं है लेकिन बोलता है कि मैंने ये बड़ा कारनामा कर लिया। ठीक है, तो कारनामे के चक्कर में खुश हो जाता है और ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि उसको एक रिवार्ड सिस्टम मिल रहा होता है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम काम तो करते हैं, रिवार्ड नहीं देते। हमारे यहाँ अप्रेज नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते या कुछ भी नहीं करते, तो वो उससे उसको खुद ही रिवार्ड मिल रहा है उसके माइंड को। तो माइंड को चाहिए डोपामिन। अगर डोपामिन जी, उसको मिलता रहेगा तो वो ज़्यादा इंप्रूव करता रहेगा। तो बच्चों को आपने क्या करना है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ में थोड़ी चेंजिंग लानी है। मोबाइल भले चलाए, लेकिन मोबाइल में जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको चेंज करवा दें, जिससे वो क्या करेगा कि वो सीखना स्टार्ट कर देगा। और अम्मा पापा भी परेशान। जिस तरह से हम बच्चों को फाउंडेशन लेवल में दाखिला देते हैं, फाउंडेशन लेवल क्या है, बच्चा वही कंप्यूटर चला रहा है, वही मोबाइल चला रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, वो डिफरेंट सिस्टम में आ गया। अब वो बिजी हो गया अपने इंटरव्यूज करने में, अपने एआई सेशन करने में, अपने पोस्टर बनाने में, चैट पोस्टर बनाने में, वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने में और सोजी करने में। जी, अब वो वहीं इतना बिजी होगा, उसके पास टाइम ही नहीं फालतू चीज़ें करने का, जिससे वो बिगड़ेगा। अब वो डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ये मत बोले कि करे ना, उसका माइंड डाइवर्ट कर दें तो कहीं और फंसा दें। अगर बच्चा आपकी नहीं सुन रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बच्चा दूसरे की ज़्यादा सुनेगा इंसान, क्योंकि अपने अम्मा पापा की से ज़्यादा दोस्त की ज़्यादा सुनता है। तो इसी तरह जो है ना, आपने क्या करना है कि उसको कहीं अटका देना ऐसी चीज़ पे जहाँ पर वो खुद ही सिखा दे, जैसे किसी सिस्टम में डाल दें, वो सिस्टम खुद ही पुश करके आगे कर देगा। जैसे खान अकेडमी है, ध्यान स्कूल सिस्टम का फाउंडेशन लेवल है, उसमें आप डाल देंगे तो बच्चे को खुद ही पुश करते हुए आगे जो है ना वो सिखाते जाएंगे और सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। जी सर, मेरा बेटा भी तकरीबन 9 इयर्स का है और मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगती थी कि मैं कैसे इसको इससे पीछे करूँ। क्योंकि बच्चे को कहते हैं ना, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, मतलब परेशान से हो जाते हैं। तो जब से मैंने इसको अभी माशाल्लाह से उसको 15 दिन हुए हैं रेहान स्कूल को ज्वाइन किया हुए, तो अभी से उसको कुछ करने का जज़्बा है कि मैं कुछ करूँ। मुझसे बार-बार क्वेश्चनिंग करता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है वो खुद से ही समझने की कोशिश करे, एट द एंड मैं उसको कोई चीज़ को गाइड करूँ। तो मुझे तो उसकी ग्रोथ नज़र आ रही है और चेंजिंग भी नज़र आ रही है रूटीन में भी। तो बाकी पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप उनके साथ फ्रेंडली माहौल उसको क्रिएट करें, उनके साथ फ्रेंडली रहें, ताकि बच्चे आपके साथ हर बात को शेयर करें और कुछ सीखें। उन पे प्रेशर ना डालें, टेंशन ना दें। उनको इसी के अंदर जो है ना इतना बिज़ी कर दें कि वो अच्छे से अच्छे कामों के लिए उस टाइम को निकाल सकें। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सिस्टम में टीचर्स, आप काफ़ी टाइम से रेहान स्कूल में अब एंटर हैं, तो आप कैसी क्वालिटीज़ देख रहे हैं टीचर्स के अंदर जो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर के अंदर होनी चाहिए कि वो
अपनी जो है बच्चों के अंदर अच्छा सा ग्रोथ इम्पैक्ट कर सकें। सर आपकी आवाज अनम्यूट करें। तो जो मैंने चीज़ देखी है ना ज़िंदगी के अंदर, अच्छा उस्ताद वही होता है जो अम्मा अब्बा की तरह बच्चे को ख्याल रखे। अगर आप बच्चे के अम्मा अब्बा नहीं बन सकते तो आप बच्चे को सही अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को देखना होता है, उसे सारी चीज़ देखनी होती है, वो कहाँ क्या कर रहा है, सारी चीज़ नोटिस करनी होती है। ठीक है, तो अम्मा अब्बा तो अब रियल में तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर हमारे में कहते हैं करुणा, करुणा होनी चाहिए। तो जब तक अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता, जब इंसान के अंदर खुद मुख्तियारी आती है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी, जब तक उस्ताद नहीं लेता कि मैं जिम्मेदार हूँ, ये 20 बच्चे मेरी क्लास में हैं, मैं जिम्मेदार हूँ कि ये 20 के 20 बच्चे ग्रो क्यों नहीं कर रहे, करने चाहिए। अगर 2 बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, 5 बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उस चीज़ पे फोकस दे रहा हूँ, जो 15 बच्चे अच्छा काम नहीं कर रहे, स्लो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं अच्छा उस्ताद नहीं हूँ। मेरा ये है कि वो 20 के 20 बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हो सकता है कि जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उनको डिफरेंट तरीके से मुझे किसे सिखाना है, वही चीज़ उसको किस तरह सिखाने की वो सीख जाए। ठीक है, एक बच्चा है जिसको मैं सिखाता हूँ 2+2 4 होते हैं, वो सीख गया। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि 2 होता है क्या। ठीक है, तो उसको मुझे सिखाना पड़ेगा, बेटा ये आपके पास जो है ना, ये 2 मोबाइल हैं, ठीक है, ये 2 मोबाइल पकड़े, ठीक है, ये कितने हैं, 2 हैं। अब मैंने ये 2 मोबाइल और दे दिए, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं 4। तो कुछ तरीके डिफरेंट करने पड़ते हैं, तो उस्ताद को स्टूडेंट को समझना पड़ता है, साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। तो फर्स्ट तो एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरा सब्र बर्दाश्त होनी चाहिए, ठीक है, और तीसरा उस पर ध्यान दे सके अम्मा अब्बा की तरह। अगर वो टाइम पास करने आता है कि मुझे टीचर पगार मिलेगी और जो चल रहा है चलने दो, मेरा काम था, बहुत सारे टीचर बोलते हैं मैं तो आया उसको सिखा के चला गया बच्चों को, लेकिन बच्चों ने ही नहीं किया। मैंने उनको अम्मा अब्बा को भी कह दिया कि बच्चा नहीं कर रहा, अम्मा अब्बा ने ध्यान नहीं दिया, अम्मा अब्बा ने या बच्चे को कहा, जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा इम्प्रूव मिसाल के तौर पे नहीं कर रहा, टीचर ने उसको 2-3 बार बोला बेटा करो बस अपने नाम के लिए कि मैंने कर दिया, वो कर नहीं रहा, मैंने उसको डांट दिया बेटा करो, और फिर आपको शिकायत कर दी या प्रिंसिपल को शिकायत कर दी नहीं कर रहा, आपने भी डांट दिया, अब बच्चा सारा चारों तरफ डांट ही खा रहा है। अब वो वहाँ पर टीचर का और पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चे को समझना है कि वो कर क्यों नहीं पा रहा, बेसिक रीज़न समझना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो डांट के बिना नहीं सीखते, बहुत सारे बच्चे होते हैं जी वो प्यार के बिना नहीं समझते, डरते ज़्यादा हैं, तो उनको जी समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती है। इस तरह से आप सीख भी सकती हैं, सिखा भी सकती हैं। और दूसरा ये होता है कि हम लेक्चर कम दें, ठीक है, लोग आते हैं भाषण मारते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कर लो, ऐसे कर लो। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू में आपने आना है, इस तरह से बैठना है, आपने पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसे नहीं, एक इंटरव्यू करके दिखाओ कि मैं इंटरव्यू करता हूँ, आप बैठें, उनको प्रैक्टिस करके दिखाओ। 20 बच्चे मतलब ये इंटरव्यू मैंने करके दिखाया, या मैंने उनको कोई एक वीडियो दे दी, बेटा ये वीडियो आपने देखनी है, इंटरव्यू किस तरह करना है, इससे सीखना है, या प्रैक्टिकल कोई दे दिया मैंने, ये देखो इससे करना है। तो ये चीज़ों से वो बच्चा की स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है, उसको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। तो इस चीज़ों बेस चाहिए, क्योंकि उस्ताद सीख भी खुद लेगा, अगर ये चीज़ होगी तो वो सीखना भी स्टार्ट कर देगा, बच्चे की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, अम्मा बाप भी खुश होंगे, और बच्चा भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, बच्चा भी इस टीचर को पसंद करेगा। तो ये चीज़ क्वालिटी टीचर्स में होनी चाहिए। और डांट भी लाजमी है, सिर्फ प्यार भी काम नहीं चलता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ऑनलाइन सिस्टम को चलाने के लिए मैनेजमेंट को किस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि बच्चा आपके साथ नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपके इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको थोड़ी पता है मेरे स्क्रीन पे क्या चल रहा है, जी ठीक है, और आपने उस 20 बच्चों को बैठे हुए देखना है, कि इसकी शक्ल देख के पहचान लेना है कि वो बच्चा का ध्यान है या नहीं है। तो पहले तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे को क्लास में बिठाना और उसका फोकस आपकी तरफ लाना, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जी ये सबसे तो है। बड़ा चैलेंज यही है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज ऑनलाइन के अंदर ये है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ, अभी मैं आपके सामने ओके बैठा हूँ, जो आप भी सही बैठी हुई हैं, लेकिन बच्चे की कभी कैमरा ऐसे होती है,
कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे कैसे होती है, कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, यहाँ कभी बैकग्राउंड नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पीछे से भाई बहन आ जाते हैं, ठीक है, तो अम्मा का आवाज़ आ रहा होता है, अब्बा का आवाज़ आ रहा होता है, अम्मा अब्बा लड़ रहे हैं, तो ये उनको सिखाना होता है बेटा कि नॉइस एंटी नॉइस प्लेस पे बैठे हैं, शोर ना हो, प्रॉपर इंटरनेट हो, आपने इस तरह से बैठना है। सबसे जो पहला काम हमारा मसला चलता है ना, 1 हफ्ता 15 दिन, तो वो तो सिर्फ बिठाने में जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट को बिठाना, फिर दूसरे चैलेंज स्टार्ट होते हैं टेक्निकल, सारे बाद में। उन बच्चों को क्लास के अंदर वो कंफर्टेबल हों, वो कंफर्ट करना, और उसके बाद वो चीज़ें बेहतर होना। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कनेक्टेड रहना बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आप कनेक्टेड कैसे रह सकते हो, उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड कैसे रह सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हो। अगर बच्चा आपके साथ कनेक्टेड है, बच्चा सीख रहा है, पेरेंट्स सीख रहे हैं, मतलब होता है कि उनको पेशेंस लाना और प्रॉपर सिटिंग पर बिठाना, ताकि हमारी बात समझ सकें, हम उनकी बात समझ सकें, कम्युनिकेशन क्लियर हो सके, ये चीज़ें सेट करवानी थी। उसके बाद सिखाना बाद में स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को एंगेज करके रखना ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरे सर चैलेंजेस आप अलग टेक्निकल। जी। जी सर। सर सेकंड चीज़ ये बताएं कि क्या जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है हमारी नौकरियों में हमें हेल्प आउट करता है? बिल्कुल करता है। ऑनलाइन एजुकेशन जब आप लेते हैं तो आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं, तो इंटरव्यू में खाली आपने स्ट्रीम में थोड़ी ओपन किया, उससे जी। पहले आपने लैपटॉप ओपन किया होगा। लैपटॉप ओपन करने के जी। बाद आपने गूगल क्रोम खोला होगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम लैपटॉप है तो आपने ईमेल बनानी पड़ी होगी, ईमेल बनाना सीखा आपने, ईमेल कैसे यूज़ करते हैं ये सीखा, उस ईमेल पे आप किस तरह से स्ट्रीमर अकाउंट बना सकती हैं वो सीखा, फेसबुक अकाउंट किस तरह बना सकती है ये सीखा, इस वीडियो को रिकॉर्ड कैसे कर सकती हैं ये सीखा, आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, चैट जीपीटी का क्वेश्चन हेल्प के लिए वो सीखा, किस तरह से सवाल कर सकती हैं आपने ये सीखा, किस तरह से आप लिसनिंग पावर बढ़ा सकती हैं आपने ये सीखा, किस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के रूल्स क्या हैं आपने वो सीखे। तो आपकी जॉब के अंदर जब चीज़ें जाती हैं तो आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना होता है। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होना, टेक्निकल आपका अच्छा होना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छे होना, ये चीज़ें आपको आना। तो आप जब जॉब करती हैं फिर अगर कैसे करेंगे, आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स, लाइक आप जॉब के लिए आपको ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, ठीक है। आप भले फिजिकल जॉब कर रहे हैं लेकिन अचानक कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कोरोना आया था, लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा। तो जिसको पता था उसको टेंशन नहीं थी, जिसको नहीं पता था वो कारोबार स्कूल बंद हो गए। तो ये रीज़न है। तो थैंक यू वेरी मच कहता हूँ मैं कोरोना को आने के लिए, हमेशा से, कि वो आया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान 5 से 10 साल आगे गया, और दुनिया ने भी बहुत आगे स्पीड की, लेकिन पाकिस्तान को मेरे साथ बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल के अलावा काम भी नहीं करते थे, पैसे भी फिज़िकली देने, पैसे नोट होने चाहिए, कारोबार भी फिज़िकली करना, कुछ भी ऑनलाइन एजुकेशन भी फिज़िकल करनी, हर चीज़ भी करनी। लेकिन कोरोना ने स्कूल को मजबूर कर दिया ऑनलाइन क्लासेस देने पे, कारोबारियों को मजबूर कर दिया कि दराज पे ई कॉमर्स या डिफरेंट बिजनेस करने पे, ठीक है। लोकल दुकानों को मजबूर कर दिया कि वेबसाइट बिल्ड करने पे, ऑनलाइन आपकी होम डिलीवरी देने के ऊपर, फूड वालों को मजबूर कर दिया होम डिलीवरी देने पे। तो आपको उनको ज़बरदस्ती डिजिटली वेबसाइट्स ऐप्स क्रिएट करना, ऑनलाइन पे आना मजबूरी हो गई। जो काम पाकिस्तान को 5 से 10 साल लगते उस कोरोना ने कुछ महीने में सिखा दिया। तो आप सोचें अब कितना वक्त बच गया। उस दुनिया में पैसा कीमती काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे टाइम आता है, टाइम के बाद पैसा आता है। तो मैं इसलिए थैंक यू कहता हूँ। ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं आपको 2 बच्चे उठा के देता हूँ, एक जो ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह आप ले रहे हैं, हमारा हमारा बच्चा है, उसी तरह एक बच्चा जो फिजिकल ले रहा है, सेम चीज़ ऑनलाइन में। सिर्फ रेहान स्कूल सिस्टम की बात कर सकता हूँ, जो बच्चा 1 महीना ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ रहा है और 1 महीना फिजिकल में पढ़ रहा है, दोनों में फ़र्क होगा। कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा खास होंगी फिजिकल की वजह से, लोगों की इंटरेक्शन, ज़्यादा चीज़ें करना। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस जो सबसे बेहतर होगी, जो जिसने ऑनलाइन क्लास ली उसकी बेहतर होगी अपीयरेंस। उसका रीज़न ये है कि टेक्निकल वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो फिजिकल और ऑनलाइन एक्सपोजर दोनों चाहिए। तो दुनिया में कहा जाता है एक लफ्ज़ है बैलेंस, ठीक है। अगर हर चीज़ का बैलेंस रखना है, ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन अच्छा है, ये नहीं कि फिजिकल अच्छा है,
अगर सिर्फ ऑनलाइन अच्छा होता तो गूगल अपनी जो है ना ऑनलाइन ही काम करता, लोग घर बैठा के अपने ऑफिस नहीं बनाता। और सिर्फ ऑनलाइन ही अच्छा होता, अमेज़न की ऑफिसेज़ नहीं होती। और सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता तो पाकिस्तान के इतने बड़े ब्रांड हैं, ठीक है? दीपक पारवानी का ब्रांड है फैशन का, तो वो फिज़िकल उनके जो भी हैं नहीं आते, वो फिज़िकल इवेंट्स नहीं करते। तो फिज़िकल की एक अलग फ़ायदा है, ऑनलाइन का अलग फ़ायदा है। ऑनलाइन में आप नंबर नहीं होता कितने ज़्यादा लोगों तक आप रीच आउट कर सकें। ईज़िली रीच आउट कर सकते हैं कम पैसों के अंदर, कम बजट में। ठीक है सर, लास्ट आपसे क्वेश्चन है मेरा कि रेहान स्कूल ने एआई को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, और वो पेरेंट्स जो इससे अभी अवेयरनेस है उनको नहीं पता। आप उनको क्या मतलब लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के ऊपर एआई के साथ साथ भी इंटरेस्ट करें, जो अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर ही सिर्फ उनका सिर्फ फोकस है कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स बन जाएं, इंजीनियर्स बन जाएं या कुछ ऐसे करें। उनको स्किल के ऊपर कैसे आप लास्ट में कोई मोटिवेशनल मैसेज देंगे कि वो स्किल को भी आगे लेकर चलें? इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो बच्चे की मैंने मिसाल दी थी, बच्चे को आप कहते हैं कि बच्चा ये करो तो बच्चा नहीं करता, उसी तरह बड़ा भी नहीं करता। उसके बीच में आता है डर या ईगो। जी या ईगो ये होती है कि कुछ नहीं होता, ये भी ईगो के अंदर ही आता है ना, यही ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पता है। मना कर रहा मतलब कि वो अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि छोटा सा काम पहले उनसे करवा लें। तो मैं उन सब पेरेंट्स को, बच्चों को, जो भी ओनर्स हैं या जो सुन रहे हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनको यही कहूँगा कि एक सर रेहान अल्लाहवाला की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेहान एआई इमरजेंसी प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर हम स्कूल्स को, नॉर्मल लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि वो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, उस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। हम आपको इस प्रोग्राम में चखाएंगे कि एआई क्या होता है, ठीक है? क्योंकि एक वर्कशॉप के अंदर चखाया जा सकता है, खिलाया तो नहीं जा सकता ना, ठीक है? तो वहाँ पर आप आएंगे, डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में पता चलता है कि उनको पता चलता है कि ऐसा भी दुनिया में होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ चला रहा हूँ, लोगों से जूम भी नहीं, जूम की लिंक ज्वाइन नहीं होती। तो जी जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने इंटरव्यू करने के लिए पहले तो ईमेल बनाई, ये किया वो किया, और उनको सिर्फ वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो जूम डाउनलोड करना पड़ेगा, जूम का पता चलेगा उनको जूम भी कुछ होता है चीज़, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। उसी के बाद वो ईमेल लॉगिन करेगा, उसी के बाद वो क्लास ज्वाइन करेगा, क्लास से तो पता चलेगा अच्छा ये टूल भी होता है, ये टूल भी होता है, ये टूल ये भी कर सकता है, ये टूल ये भी कर सकता है, इस तरह भी काम होता है ऑनलाइन, ये भी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर सवालात का जो भरमार है ना, मैंने कहा ना पहले सवाल आता है, सवाल के बाद जवाब आपको एआई खुद दे देता है मोस्टली, ठीक है? फिर आप एग्जीक्यूशन आपकी होती है, और बहुत सारी एग्जीक्यूशन आजकल एआई भी कर देता है। तो अब पहले आपने उनको चखाना है, ठीक है? जैसे कि कोई नई दुकान मिठाई की खुलती है तो पहले जो है ना वो बांटते हैं, मोहल्ले में आसपास लोग हैं जा रहे होते हैं, बांटते हैं, ठीक है? चखाने के लिए, ताकि लोग हमसे लें, ठीक है? अगर वो प्रोडक्ट उसके बाद वो उससे मिठाई लेंगे तो उसी तरह वो आ जाएं, उनको चखें ताकि वो एआई का इस्तेमाल कर सकें। तो ये सिंपल तरीका ये है कि वो आएँ, इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें, और दूसरा फ्री है, नो चार्जेस। तो जल्द ज्वाइन कर लें, ऐसा ना हो कि हम इसको चार्ज लगा लें। तो आप उसको ज्वाइन कर लें, अभी तक ये फ्री है तो आप करवा सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर जी, प्रकाश साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्चुअली जो है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जो आपने पॉइंट्स लिए हैं वो मेरे ख्याल से सुनने वालों के लिए भी बहुत मोटिवेशनल होंगे, और आपकी वैल्यूएबल थॉट ने भी हमारे स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर किया होगा, इंस्पायर किया होगा बहुत। हम दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, और मैं थैंक्स करती हूँ अपनी ऑडियंस का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर सर। थैंक यू वेरी मच, बाय।